देखो चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या होता है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मैग्नेटिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मतलब कोई चार्ज है, करंट है, उसके कारण कोई न कोई क्या प्रॉपर्टीज बनेगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो होगी, उनकी स्टडी अपन किस में करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में करते हैं। ठीक है, तो तीन बातें देखो बेसिक है जो अपने को ध्यान होनी चाहिए। सबसे पहले वॉइस पढ़ लेते हैं। एक अपने पास आता है रेस्ट चार्ज, पढ़ लिया अपन चैप्टर नंबर 1 में 2 में। तो रेस्ट चार्ज क्या बनाता है? एक रेस्ट चार्ज क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, फिर दूसरी बात आती है मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज का मतलब होता है कि चार्ज किस में हो? मोशन में हो। मोशन मतलब चार्ज मूव कर रहा है, मूव कर रहा है यानी करंट फ्लो हो रही है। चार्ज का मूव करना ही तो करंट फ्लो होती है। तो करंट अगर फ्लो हो रही है तो ये क्या बनाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर अगर हम बात करें एक चार्ज है जो क्या कर रहा है? एक्सीलरेट कर रहा है। एक्सेलरेटिंग चार्ज का मतलब हो गया कि वो वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब भी होता है कि जिसकी वेलोसिटी क्या होती है? चेंज होती रहती है। तो वो क्या बनाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाएगा। तो तीन बातें हैं, इन तीनों में से क्वेश्चन बन सकता है, 100% बन सकता है कि रेस्ट चार्ज क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। मूविंग चार्ज क्या क्रिएट करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। और ये तो कई बार आया हुआ है कि एक एक्सीलरेटिंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, उसके बाद देखो अपने पास आता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अपन पढ़ चुके हैं, टॉपिक क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होगा कि किसी मैग्नेट के अराउंड वो फील्ड, किसी मैग्नेट के अराउंड वो फील्ड जिसमें कोई दूसरी मैग्नेट लाओ तो वो मैग्नेट क्या एक्सपीरियंस करे? फोर्स एक्सपीरियंस। ठीक है, यानी किसी मैग्नेट के अराउंड वो फील्ड जिसमें किसी दूसरी मैग्नेट को अपन लेके आते हैं तो वो जो मैग्नेट है जो दूसरी ला रहे हो टेस्ट करने के लिए, वो क्या एक्सपीरियंस करे? फोर्स एक्सपीरियंस करे। तो उस फील्ड को अपन क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ठीक है, अब चैप्टर का नाम है देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर चैप्टर का नाम ऐसे भी कह सकते हो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म मतलब तो वही है। तो इस चीज को सबसे पहले बताया था एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है ऑर्स्टेड, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट क्या है देखो समझो। कोई वायर लिया ए से बी, ये मेरे पास एक क्या है? वायर। इस वायर के अंदर सपोज मैंने कुछ न कुछ क्या फ्लो करवा दी? करंट। ऑर्स्टेड ने कराई ना, मैंने नहीं। ठीक है, प्लस और माइनस। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी? प्लस है माइनस। इनके यहाँ पे एक क्या रखा हुआ था? कंपास नीडल रखी हुई थी। तो एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि भाई जैसे ही इस वायर के अंदर कोई करंट फ्लो होती है तो ये कंपास की नीडल क्या होती है? डिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब कुछ एंगल से यहाँ से क्या हो जाती है? ऐसे मुड़ जाती है। तो ये मुड़ना किसके कारण हुआ? करंट के कारण। तो उन्होंने फिर इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और रिपीट करके अब की बार क्या कर दिया? करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दिया, यानी पोलैरिटी ऑफ द बैटरी चेंज कर दी। प्लस इधर बना दिया, माइनस इधर बना दिया। अब की बार करंट किधर से किधर जा रही है? बी से। अब की बार इन्होंने देखा कि ये जो डिफ्लेक्शन है ये क्या हो गया? अपोजिट डायरेक्शन में हो गया। फिर मान लो करंट को बंद कर दिया, यानी कि स्विच ऑफ कर दिया। तो स्विच ऑफ किया तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो इन तीनों से क्या पता चल रहा है?
कि जब भी हम किसी वायर के अंदर करंट फ्लो कराते हैं तो उस करंट फ्लो होने के कारण उसके पास रखी हुई मैग्नेटिक नीडल क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। इट मीन्स करंट कैरिंग जो वायर है उसमें क्या क्रिएट हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। इसके चारों तरफ क्या बन गया, मैग्नेटिक फील्ड। इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये कॉइल डिफ्लेक्ट हो रही है। ठीक है, तो एक रिजल्ट निकल गया कि व्हेनेवर देयर इज अ करंट फ्लो इन अ कंडक्टर देन अ मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड अराउंड इट। मतलब उसके चारों तरफ क्या हो जाता है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, अब इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वगैरह जो है वो निकालने के लिए देखो अपन एक रूल पढ़ते हैं। रूल कौन सा है, राइट हैंड थंब रूल। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को किससे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है कि जैसे अपन ने अपने राइट हैंड के थंब को इस तरह से अरेंज किया तो ये जो अंगूठा है ये किसको बता रहा है, करंट को। तो जो फिंगर्स का जो कर्व बन रहा है, मतलब अंगुलियां जिस तरफ मुड़ रही है, वो चीज किसको बताएगी, मैग्नेटिक फील्ड। मतलब ये करंट ऊपर जा रही है तो यहाँ से ऐसे पकड़ा तो इस साइड से मैग्नेटिक फील्ड अंदर और इस साइड से। तो पहले इंपॉर्टेंट बात तो यही ध्यान रखनी है कि डायरेक्शन कैसे निकालते हैं अपन। क्रॉस का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड और डॉट का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड। ठीक है, अब ये तो हो गई डायरेक्शन की बात। अब इसकी वैल्यू के लिए देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब अपने पास। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बायो-सावर्ट लॉ। बायो-सावर्ट लॉ क्या कहता है, देखो ये वायर है, इस वायर में इस तरह से करंट फ्लो हो रही है आई, इधर इसके ये कितने एंगल पे है, मान लो थीटा। इस वायर से थीटा एंगल और आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है अपने पास, मान लो पी। इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालने के लिए देखो ऐसा रखा, बनाया तो सबसे पहले डायरेक्शन। डायरेक्शन तो इधर कैसे आएगी, करंट ऊपर फ्लो हो रही है, वायर अंदर, तो यहाँ पे डायरेक्शन हो गई इनसाइड। ठीक है, इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो देखो सबसे पहले हम लेते हैं एक करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि पूरा वायर है, उसमें से कोई छोटा सा टुकड़ा लेंगे। ठीक है, एक स्मॉल लेंथ ले ली, कितनी ले ली, डीएल। इस डीएल के कारण यहाँ मैग्नेटिक फील्ड निकाल देंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ से लगाकर यहाँ तक तो पूरे वायर का आ जाएगा। तो हमने सबसे पहले वहां निकाला क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डीएल एलिमेंट। इस डीएल एलिमेंट के कारण वहां पे हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या लिखा अपन ने, डीबी। अब ये डीबी किस किस पे डिपेंड करता है, देखो एक तो ये डीबी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट, मतलब इसमें अपन ने कितनी करंट फ्लो कराई उसके। ठीक है, दूसरा ये डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, इसकी लेंथ कितनी है। तीसरा ये डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा के। और चौथा ये डीबी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, अब चारों को कंबाइन करके लिखें तो कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाया, कांस्टेंट लिया, कांस्टेंट है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे म्यू नॉट क्या है, जैसे देखो अपन ने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था परमिटिविटी, म्यू नॉट है परमीएबिलिटी। ठीक है, म्यू नॉट क्या होता है, परमीएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है,
फिर इस पूरे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई पूरे की वैल्यू होती है 10⁻⁷। ठीक है, यूनिट निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट तो होती है टेस्ला, ये ऊपर जाएगा तो मीटर स्क्वायर, इसको इधर भेजा तो करंट एम्पियर और लेंथ मीटर, ये कट जाएगा तो यूनिट हो गई टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये किसकी वैल्यू है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। केवल म्यू नॉट की चाहिए तो 4 पाई को उधर भेज देंगे, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। अब इसको देखो, ये तो हो गई इसकी स्केलर फॉर्म। अब अपने को किस में लिखना है? मान लो वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? dp इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl, ऐसे लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो आप, मतलब r से मल्टीप्लाई r से डिवाइड तो कर सकते हैं ना। अब ये dl r साइन थीटा है, तो साइन थीटा किस में आता है? कौन से प्रोडक्ट में आता है? क्रॉस प्रोडक्ट में। तो क्या लिख देंगे? db इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl क्रॉस r अपॉन में, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब अपने इसमें अपने सिलेबस में क्या है? एक इसकी एप्लीकेशन अपने को पढ़नी है ना, एप्लीकेशन ऑफ बायो-सावर्ट लॉ। आई वेक्टर थोड़ी होता है, करंट वेक्टर थोड़ी होता है, डिस्टेंस तो वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर है। हाँ, एप्लीकेशन पहला एप्लीकेशन क्या है अपने पास? एक ही एप्लीकेशन है, टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर कॉइल। मतलब एक सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पर अपने को क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, ये सर्कुलर कॉइल है। इस सर्कुलर कॉइल में मान लो करंट फ्लो हो रहा है आई, इसके सेंटर से मान लो x डिस्टेंस। ठीक है, x डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P, जहां पे हमें क्या फाइंड करना है? मैग्नेटिक फील्ड। अब सबसे पहले देखो अपन क्या करेंगे, एक एलिमेंट लिया यहाँ पे, इसको क्या कह दिया? dl। इस dl के कारण इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसके ये आ गया, इसको मैंने नाम दे दिया db1। ठीक है, पहले एलिमेंट के कारण। सिमिलरली एक एलिमेंट यहाँ पे ले सकते हो, इसके कारण इस जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वो क्या आ गया? db। एक लाइन अपन इस तरह से ड्रॉ करेंगे यू। ठीक है, यहाँ पे ऐसे बना रहे हैं, बाकी समझ जाना वैसे। ये जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये एंगल अपन ने कितना ले लिया? थीटा। ये एक्सिस है, ये क्या आ गया? थीटा। ठीक है, अब देखो एक एक चीज। सबसे पहले अपने को क्या करना है? इस db के, यानी एक तो इस एलिमेंट के कारण यहाँ पे कुछ न कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, एक इस एलिमेंट के कारण यहाँ पे कुछ न कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस db1 का अपन ने कंपोनेंट ड्रॉ किया, एक कंपोनेंट तो थीटा से चिपका हुआ क्या आ जाएगा? db1 cos थीटा, और दूसरा आ जाएगा db2 cos थीटा। ये db2 के दोनों वर्टिकल कंपोनेंट। ऐसे ही db1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा? db1 sin थीटा और db2 sin थीटा। ठीक है, अब अगर अपन यहाँ पे देखें तो देखो db1 और db2 की वैल्यू अगर निकालें तो db1 हमें पता है कि फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब r यहाँ पे क्या देखो, ये जो है ये x है और इसकी रेडियस अपन सपोज क्या मान रहे हैं? कैपिटल R मान रहे हैं। तो ये जो r कौन सा है? ये जो r अपन ले रहे हैं ना, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, क्योंकि जिस पॉइंट पे आपको निकालना है और जो एलिमेंट आपने ले रखा है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अभी ये बनाया था ना, ये वाला, तो ये एलिमेंट यहाँ लिया था, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस थी r। ठीक है, तो r स्क्वायर। अब इस r को आप क्या लिख सकते हो? देखो साइन थीटा भी होता है,
थीटा होता है तो ये जो लाइन है ना, ये इस पे क्या है, टेंजेंट है, और टेंजेंट हमेशा कितने डिग्री एंगल पे होता है, 90 डिग्री पे, तो इसलिए वो साइन 90 की वैल्यू 1 रख दी, ठीक है। अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस क्या होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये आया dB1। सिमिलरली देखो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी, dB2 के। dB2 के देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी सेम है, लेंथ भी सेम है, करंट भी सेम है, तो dB1 और dB2 दोनों क्या है, इक्वल आए। अब जब dB1 और dB2 दोनों इक्वल है तो देखो एक कंपोनेंट तो अपन ने ऊपर ड्रॉ कर रखा है, एक कंपोनेंट अपन ने नीचे ड्रॉ कर रखा है, दोनों कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो वर्टिकल कंपोनेंट्स आर कैंसल्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो किसके कारण आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में देखो क्या होगा, हमें निकालना है बी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड थोड़ी करेंगे। देखो जैसे ये एक एलिमेंट लिया ना dl, ये एक एलिमेंट लिया dl, ऐसे ही एलिमेंट यहाँ पे भी तो हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो पूरे में हो सकता है, इसलिए अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। अब इंटीग्रेशन करने का मतलब हम एडिशन कर रहे हैं। अब एडिशन में देखो इस एक कंपोनेंट की अगर मैं लिमिट यहाँ तक लगा दूं, मतलब 0 से शुरू किया, कितना 2 पाई आर, 0 से 2 पाई आर करेंगे तो ये भी इंक्लूड हो रहा है, तो इसको अपन क्या लिख देंगे, 0 से 2 पाई आर। मैग्नेटिक फील्ड कौन से कंपोनेंट से देंगे, साइन थीटा से, तो क्या आ जाएगा, dB1 या dB2 कोई भी लिख सकते हैं, साइन थीटा। 0 से 2 पाई आर dB की वैल्यू तो पता है ना अपने को, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई dl अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखो साइन थीटा, अब यहाँ पे ये अरेंजमेंट ऐसे होती है कि इस थीटा के ये वाला है ना, ये थीटा होता है, क्योंकि 3D में अगर देखें तो ये इस तरह के अरेंजमेंट है, यू लाइन है, ये यू है, ये यू है, तो देखो इधर वाला एंगल थीटा है ना, यू बना रहा हूँ देखो, तो इधर वाला एंगल थीटा, तो इसके सामने क्या होगा, थीटा होगा। जैसे ये दो चौक समझ लो, ये यूं है, ये यूं है, तो ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा, तो ये अंदर वाला एंगल क्या है, थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे एक चीज बताओ, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, साइन थीटा, थीटा के सामने तो होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन हो गया, आर, अपॉन में बेस, अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ये है, ये कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, रूट में आएगा ना, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, इधर पावर 1 है, इधर पावर हाफ है, कितनी हो गई, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, आई बाहर, आर भी बाहर, इंटीग्रेशन में कौन बच गया, कहाँ से कहाँ तक, ठीक है। अब लिमिट रख सकते हो, क्या आएगा, ये, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ से शुरू कर रहे हैं, घूम के यहाँ तक आ रहे हैं ना, तो 2 पाई आर क्या आएगा, अच्छा यहाँ, हाँ यहाँ चेंज करना, यहाँ कैपिटल आर है ना, ठीक है। ये आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, dl का इंटीग्रेशन क्या हो गया, l, l की वैल्यू 2 पाई आर, -0 लिखने की जरूरत नहीं है, ये पाई से पाई, 2 से 4, कितना आ जाएगा, b की वैल्यू फाइनली म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर इज वेरी 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 लेस देन नहीं है। फिर हमें मान लो, फिर हमें निकालना है एट सेंटर, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ की बजाय कहाँ निकालना चाहते हैं, सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे, तो सेंटर पे तो देखो x की वैल्यू क्या रख दोगे, 0, क्योंकि सेंटर पे डिस्टेंस नहीं होगी, तो x अपन ने क्या रख दिया, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन में 2
ये हो गया 0, आर स्क्वायर की पावर 3/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो आर क्यूब, ये इससे कट गया, तो फाइनली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई? अपॉन में, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। अब इसमें देखो अगली चीज, अगर हम ग्राफ बनाएं तो देखो ये जैसे कॉइल है मान लो, और ये इसका क्या है, सेंटर है, इस तरफ अपन क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है? म्यू नॉट आई अपॉन में 2r है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2r है, मैक्सिमम है, तो इसको अपन ने मैक्सिमम बना दिया। उसके बाद देखो आर एक्स के साथ में क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, तो यूं सेम यही कंडीशन देखो, ये तो इधर वाली साइड में ले रहे हैं, अब ये इधर लें तो जैसे जैसे दूर जाएंगे तो इस साइड में भी कम होता जाएगा, तो इसका ग्राफ फिर कैसा आ जाएगा, यूं, ठीक है, आगे जाके कांस्टेंट, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जो वैल्यू है ऊपर अपन क्या ले रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, और ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है म्यू नॉट आई अपॉन में, ठीक है।